लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और भारत में कब उसको पहचान मिली। तो जो एक्ट है, एक नया एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो 2016 में अभी आया है एग्जिस्टेंस में, उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से लर्निंग डिसेबिलिटी को मान्यता हिंदुस्तान के अंदर मिली है, इंडिया में मिली है। और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जब हम बैकग्राउंड की बात करें, लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको हम हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं। अगर आप अन्य डिसेबिलिटीज़ को देखें तो एक बार देखने के बाद व्यक्ति में किसी प्रकार की अक्षमता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इस तरह की कोई भी या फिज़िकल डिसेबिलिटी है, उसको हम देख के एक नज़र में समझ सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ समस्या है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको आप एक नज़र में देखकर आसानी से पहचान नहीं सकते। इसके लिए एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। कारण ये है क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग प्रॉब्लम्स तो दिखने में सिमिलर चीज़ें हैं, बट दोनों अलग हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है स्लो लर्नर से भी अलग करते हैं, जिसको हम आईक्यू लेवल, मानसिक क्षमता के बेस पर अलग करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी और स्लो लर्नर, तीनों में अंतर है। ऐसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग प्रॉब्लम्स, इसमें अंतर है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त बच्चे होंगे, उनका आईक्यू लेवल तो एवरेज होगा और एवर एवरेज होगा, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो एज़ पर पोटेंशियल नहीं होगा। मतलब जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें, और जो उनका मानसिक क्षमता है, एकेडमिक जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, उसमें एक डिस्क्रिपेंसी है। और इस चीज़ का आकलन हम तब करते हैं जब कि उनको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले हों, सीखने के पर्याप्त अनुभव उन्हें दिए गए। अगर सीखने के पर्याप्त अनुभव नहीं दिए हैं और उसके कारण उनमें जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट है, शैक्षिक उपलब्धि है, वो कम है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में नहीं आएगा। वो लर्निंग यानी लर्निंग प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में जाएगा, जहाँ पर सीखने की समस्या, जब उनको एक्सपीरियंसेस ही नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी का क्षेत्र नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं हर तरह से, उसके बाद भी वो अपनी जो मानसिक क्षमता है, पोटेंशियल है, उसके अनुसार एकेडमिक अचीवमेंट नहीं ला रहे हैं, तब वो लर्निंग डिसेबिलिटी के सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आज की डेट में 3 स्पेसिफिक है। मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिकल एरिया और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये 3 जो हैं इसलिए स्पेसिफिक किस फील्ड में है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, दैट इज़ डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग, दैट इज़ डिस्ग्राफिया, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैथमेटिकल एरिया, सो दैट इज़ डिसकैल्कुलिया। ये 3 प्रकार की हैं बेसिक जो टाइप हैं। तो इसी में हम देखते हैं। और जब लर्निंग डिसेबिलिटी की हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त हम ये चीज़ देखते हैं कि जब बच्चा अपने उसको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलने लगें और वो अपनी कक्षा में, मतलब अगर वो 3rd में है और वो 1st का कोर्स नहीं कर पा रहा है, 1st के जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग्स हैं उनको नहीं पा रहा है, तब आप उसको लर्निंग डिसेबिलिटी का सस्पेक्टेड केस कह सकते हैं। क्योंकि तब जब उसको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने दिए हैं। अगर प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं दिए हैं तब नहीं। प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के बाद बच्चा 3rd में आ गया है और उसके बाद भी वो 1st का जो कार्य है, 1st के जो एकेडमिक लेवल्स हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब वो लर्निंग डिसेबिलिटी का केस होगा। इसीलिए हम कहते हैं 8 साल की एज में, उम्र जो होगी 8 साल हो जाएगी लगभग, तब जाके हम कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचानने की तरफ बढ़ पाते हैं। क्योंकि शुरू के जो 5-6 साल निकलते हैं, उस वक्त बच्चा एकेडमिक से इंटरेक्ट नहीं करता। जब एकेडमिक से इंटरेक्ट नहीं करता है, उसको एकेडमिक्स के अनुभव नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर हम लर्निंग डिसेबिलिटी का जो लेबलिंग है, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर आप देखें तो सीखना जो है वो जन्म लेने के साथ शुरू हो जाता है। या आप कहें जैसा हमारे महाभारत में उदाहरण दिया हुआ है अभिमन्यु का, उसको देखें तो गर्भावस्था में भी सीखना शुरू होता है। लेकिन हम कह रहे हैं जन्म के बाद सीखना शुरू होता है, तो जन्म के बाद उसे सीखने के अनुभव मिलना शुरू होता है। तो जो 6 साल तक का टाइम है वो सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें
जो कि एकेडमिक्स के लिए आवश्यक है, वो बच्चा सीखता है। और उन्हीं के सीखने के आधार पर जब बच्चा उन चीज़ों में सही होगा, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एकेडमिक्स में भी सही है। इसीलिए एक और क्लासिफ़िकेशन भी है लर्निंग डिसेबिलिटी का, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी और एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटी। 6 साल तक क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड हैं एकेडमिक्स के लिए, उन्हें सीख रहा होता है, और वहाँ पर अगर उसको प्रॉब्लम है, तब आप कह सकते हैं कि वो बच्चा चाइल्ड एट रिस्क फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर उसको उन चीज़ों में समस्या आ रही। बाद में जब वो एकेडमिक्स से इंटरेक्ट करेगा फर्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का जो आपका क्लासिफिकेशन देखो, 3 साल में बच्चा पढ़ने जाता है, 3 साल उसको पढ़ने में शुरू की क्लासेस लगते हैं, फिर वो 6 साल का होता है। 6 साल के बाद वो फर्स्ट में आएगा, और इस तरह से 3 साल उसको फिर लग जाएंगे, तो 8 और 9 साल में वो थर्ड क्लास में पहुँचेगा। तो अगर वो 8-9 साल का है और थर्ड क्लास में है, और वो फर्स्ट क्लास का वर्क नहीं कर पा रहा है, जो एकेडमिक लेवल्स हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहा है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, इसको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या है, और उसको साइकोलॉजिस्ट के पास आप भेज सकते हैं असेसमेंट के लिए, डिटेल्ड असेसमेंट। और वहाँ पर जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम असेसमेंट देते हैं। इन एरियाज़ में एक मेजर एरिया है, दैट इज़ एजुकेशनल एरिया, और दूसरा है साइकोलॉजिकल एरिया, तीसरा साथ में आता है सोशल इमोशनल बिहेवियरल एरिया। सोशल इमोशनल बिहेवियर का असेसमेंट, कभी-कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे में सब कुछ सही होता है, बट सोशल और इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, जब उसका सोशल इमोशनल बिहेवियर सही नहीं है, उसकी वजह से उसका जो है लर्निंग जो है कहीं न कहीं सही नहीं हो पाती है, उसे सीखने के अवसर नहीं मिल पाते। क्योंकि हमारा सीखने के लिए हमारा सोशल और इमोशनल बिहेवियर वो बैलेंस होना चाहिए। हमारे अंदर सोशल स्किल्स भी हों, इमोशनल बैलेंस भी हो, तब हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। क्योंकि अगर क्लास में कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने साथियों से सीखते हैं, दूसरे और बच्चों से सीखते हैं। तो अगर हमारे अंदर सोशल स्किल डेफ़िसिट होगा, बच्चे के अंदर सोशल स्किल डेफ़िसिट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख नहीं पाएँगे। लेकिन अगर कुछ छूट गया काम करते वक़्त, तो वो हम पड़ोसी से और उसके बच्चे से लेके सीखते हैं, लाओ ये हमें बता दो, ये हमारा छूट गया। तो वो जो गैप फिलिंग है, जो कहीं प्रॉब्लम है टीचर से इंटरेक्शन में, अगर टीचर समझा रहा है, पड़ोसी मित्र की सहायता से, पेरेंट्स की हेल्प से आप करते हैं। तो अगर वो वहाँ पर कुछ सोशल इमोशनल बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ। तो इस तरह से हम 3 एरियाज़ में बात करेंगे कि एजुकेशनल एरिया, जहाँ पर हम एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं, दूसरा आपका सोशल इमोशनल बिहेवियर, और तीसरा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो जो मेन है एकेडमिक्स में जब हम जाते हैं, तो एजुकेशनल एरियाज़। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्लाइड शेयर कर दूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ। श्योर सर। ये इज़ इट विजिबल सर? यस सर, यस सर। आई एम सर डूइंग स्लाइड शो मोड में ज़रा करेंगे तो शायद मेरी समझ से इसका हाँ, साइज बढ़ आई जाएगा, बेहतर इजीली। आई एम डूइंग आई एम नाउ इट इज़ इन स्लाइड शो मोड। सो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आज का विषय है, इसमें असेसमेंट सर एरियाज फॉर चिल्ड्रन विद सॉरी सर, सर ये स्टेबल हो गया, हैंग हो गया है, मुझे लगता है हमें जो स्लाइड शो मोड है उससे बाहर आकर के ही एक काम हम कर सकते हैं, उसका जूम आउट कर लेंगे, अगर साइज बढ़ा लेंगे तो पीपीटी साइज मैं बढ़ एक बार जाएगा। हाँ फिर से ट्राई करता हूँ। इज़ इट विजिबल इन स्लाइड शो मोड? नहीं सर, तो इसी मोड में रख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। कई बार मुश्किल करते हैं ये प्रेजेंटेशन, तो इसमें जो स्लाइड का जो साइज़ है उसको अगर बढ़ा देंगे तो वहाँ से थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, 80% या 70% के आसपास। यस सर, पर हाइड ना हो जाए, और कम कर ली थोड़ा सा। 80% यस पर है या सो ओके। एक बार फिर से ट्राई करके देखें स्लाइड शो। मुश्किल होगा, हाँ, अगर चलना होता तो चल जाता सर, हैंग कर रहा है इसलिए, तो इसी मोड में रखेंगे, नो इश्यूज। ठीक
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो असेसमेंट एरियाज़ फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और ये हैं एजुकेशनल असेसमेंट, सोशल इमोशनल बिहेवियर असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सो एजुकेशनल असेसमेंट को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। एक है प्री एकेडमिक एरियाज़ और दूसरा है एकेडमिक असेसमेंट। सो एकेडमिक एरियाज़ में हम असेसमेंट करते हैं। ये जो दो एरियाज़ हैं, इसको हम अगर आप देखें जो दो टाइप अभी मैंने कहा, डेवलपमेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी और एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो डेवलपमेंटल मीन्स कि टिल 6 ईयर जो हमारे परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट होते हैं, उन डेवलपमेंट के बेस पर प्री एकेडमिक एरियाज़ को हम एसेस कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, कि अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे तो वो हमारे एकेडमिक असेसमेंट में फिर बाद में दिखाई देने लगे। तो एजुकेशनल असेसमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ परसेप्चुअल मोटर एरिया असेसमेंट। सो अगर आप देखें तो मोटर स्किल्स को हम एसेस करना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा ही जब होता है तो उसी टाइम से हम उसकी जो मोटर स्किल्स हैं उनको एसेस कर सकते हैं, और वो मोटर स्किल्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि वॉकिंग, जंपिंग, हुपिंग, रनिंग, स्किपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, इस टाइप की, जिसमें कि हमारी जो बड़ी मसल्स हैं वो काम करती हैं और ग्रॉस मसल्स वर्क करती हैं, जिससे कि उस बच्चे की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं कि हाँ वॉकिंग सही से कर पा रहा है, जंपिंग कर पा रहा है, हुपिंग कर पा रहा है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, अगर बच्चा सही से कर रहा है दैट्स ओके। अगर कहीं कुछ इश्यूज़ हैं तो इन फ्यूचर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है खेल से द्वारा प्ले वे मेथड के ज़रिए ये एक्टिविटीज़, ये स्किल्स डेवलप होती हैं। तो बच्चे के पास, जब बच्चा बर्थ के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसको ये सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए जिनसे कि वो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। फाइन मोटर स्किल्स वो हैं जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, रिस्ट, एज वेल एज आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टू हैंड। देखा होगा घरों पे बच्चे ग्लास में पानी लेके चलते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पानी छलकता जाता है लेकिन वो लेके आगे बढ़ते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं कि हम कैसे जो ग्लास है उसको होल्ड करेंगे, कैसे पानी ग्लास में भरा हुआ है अगर तो उसको कैसे होल्ड करेंगे, या कुछ फाइन मोटर शू लेसेस को बांधना है, या हाथ में कुछ बांधना है, थ्रेड वगैरह कुछ भी जो भी हो। और इस तरह की चीज़ें जिसमें कि हम फाइन मोटर स्किल्स, बिकॉज फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो हमारी जब इन फ्यूचर आप जाएंगे एकेडमिक्स में तो राइटिंग को सपोर्ट करती हैं। अगर फाइन मोटर स्किल्स में कुछ इश्यूज़ है तो बच्चे के साथ राइटिंग इश्यूज़ होने की संभावना रहती है। जैसे ही ऑडिटरी परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन की जब आप बात करें तो इट इंक्लूड्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, लेटर साउंड, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी मेमोरी, ऑडिटरी सीक्वेंसिंग एंड ऑडिटरी ब्लेंडिंग। ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पार्ट हैं ऑडिटरी परसेप्शन के जिनमें जो बच्चे के सही होने चाहिए। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है मीन्स कि जो बच्चा आवाज़ को आइडेंटिफाई कर पाए, साउंड आइडेंटिफिकेशन, लेटर साउंड आइडेंटिफिकेशन, तो अक्षर हैं उनकी आवाज़ जो होती है उनको पहचानना। घर में इतने सारे लोग हैं, सब आवाज़ से केवल पहचानना कि कौन बोल रहा है मेंबर्स, वो सारी चीज़ें देखना। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो बता पाना ये दो लोग कौन हैं, साउंड में आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेट करना। ऐसे ही ये चीज़ जब अगर ये बच्चा डेवलपमेंटल लेवल पे कर पा रहा है स्टार्टिंग में, तो आप कह सकते हो कि इन फ्यूचर भी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा साउंड्स में। अगर वो साउंड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम लग रही है, मीन्स यहाँ पर कुछ दिक्कत। या सुन के याद रखना, ऑडिटरी मेमोरी, कुछ सुना है वो सेंटेंस, वो शब्द याद रखना और बाद में उनको रिपीट कर पाना, ऑडिटरी मेमोरी, जो कुछ सुना था उसे याद रखना। ऑडिटरी सीक्वेंसिंग, 10 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं सीक्वेंस में याद रखना, ओरल इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में याद रखना। और ऑडिटरी ब्लेंडिंग, ऑडिटरी ब्लेंडिंग का जो है रोल रीडिंग और राइटिंग में रहता है। जब डिक्टेशन बोली जाती है तो वहाँ पर ऑडिटरी ब्लेंडिंग का रोल होता है, जहाँ पर वो शब्दों को अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं, अक्षरों को अलग अलग एक शब्द के अंदर पहचानने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर वो शब्द लिखते हैं। तो ऑडिटरी ब्लेंडिंग, ये कुछ चीज़ें हैं कि बच्चा ऑडिटरी परसेप्शन बच्चे का कैसा है वो देखना है। वो अगर ये सारे डोमेन सही हैं दैट्स गुड। इन एरियाज़ को भी हम शुरू से ही देखते चलते हैं कि बच्चा सही से चीज़ों को कर पाए। देन विजुअल परसेप्शन,
विजुअल परसेप्शन ऑडिटरी परसेप्शन की तरह ही है, जहाँ पर हम विज़न का यूज़ करते हैं और चीज़ों में अंतर कर पाते हैं, जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेटर एंड वर्ड्स। विजुअल मेमोरी, जो कुछ देखा है उसे याद रखना। फिगर ग्राउंड, फिगर क्या है और ग्राउंड क्या है उसमें अंतर कर पाना। तो जैसे अब चादर बिछी है, चादर के ऊपर हमने कोई सिमिलर सामान रख दिया, अब बच्चे से कहा जाओ वो सामान उठा लाओ, मोबाइल उठा लाओ, तो वो कंफ्यूज ना हो, वो मोबाइल और चादर में अंतर कर पाए और उसको उठा पाए। कभी-कभी क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, वो फिगर और ग्राउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। विजुअल मेमोरी, जो देखा है उसे याद रखना। आज हमने एक सपोज़ कीजिए रोज़ दिखाया, फ्लावर जो है दिखाया, और वो उस कलर के बेस पे इन फ्यूचर जब कभी भी उस फ्लावर को देखें, उसको आइडेंटिफाई कर लें कि नहीं हाँ, ये वाला फूल हमने पहले भी देखा था, कब देखा था, वहाँ देखा था। ऐसे ही रिलेटिव्स आते हैं घर में, कोई मेहमान आता है, वो पूछते हैं कि मुझे पहचानते हो? अगर पहले कहीं देखा होगा, बच्चा कहेगा हाँ मैंने आपको देखा है। दैट इज़ विजुअल मेमोरी। तो इस तरह की चीज़ें एकेडमिक्स में भी होती हैं। वो पहचान कहाँ देखा है ये पूछेंगे तो बताएगा हाँ मैंने यहाँ पर आपको देखा था। दैट इज़ विजुअल मेमोरी। ये विजुअल परसेप्शन से जो आपका विजुअल परसेप्शन है, जिसके अच्छीकरण है, उससे संबंधित है। तो विजुअल मेमोरी सही है, फिगर ग्राउंड सही है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है, विजुअल क्लोज़र, आधा चित्र देख के पूरे के बारे में अनुमान लगाना। स्पेशियल रिलेशन, 3 डायमेंशनल रिलेशन की बात करते हैं, त्रिज्यामितीय संबंध, कि कुर्सी है उसको चित्र में बनाएंगे या कोई चीज़ है 3 डायमेंशन में कैसे दिखे। ऑब्जेक्ट एंड लेटर रिकॉग्निशन, विजुअल परसेप्शन एंड रिवर्सल, एक लेटर को उल्टा कर दिया और फिर सीधा बनाया, उसको पहचानना कि हाँ उल्टा सीधा कैसा बनाया जाए। एंड पार्ट एंड होल परसेप्शन, कि ये आधा है और ये पूरा है, या ये इस पूरे के छोटे-छोटे पार्ट हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये विजुअल परसेप्शन के साथ आती हैं, और छोटे बच्चों के लिए इसमें की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो कर सकते हैं, पेरेंट्स करा सकते हैं, जिससे कि उनका जो विजुअल परसेप्शन का एरिया है वो सही होता जाए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है और उसे बोर्ड पे से कॉपी करना शुरू करता है, कुछ बोर्ड पे लिखा है मैडम ने, टीचर ने, और वो उसे अपनी कॉपी में उतारना है, तो वहाँ पर वो उन लाइन्स पे अपने आप को रोक पाए, शब्दों को आइडेंटिफाई कर पाए और अंतर कर पाए, ऊपर लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। तो ये इसलिए आवश्यक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टैक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक परसेप्शन, टैक्टाइल एंड टच के जरिए चीज़ों को समझना, जैसे रफ सरफेस है, स्मूथी सरफेस है, ऑयली सरफेस है, चिपचिपी सरफेस है, या फिसलने वाली सरफेस है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो टैक्टाइल परसेप्शन, कि हम टच के द्वारा क्वालिटी को, टच के द्वारा चीज़ को समझ पाएँ। रेत है, रेत के अलावा अगर लकड़ी का बुरादा है, उसमें अंतर कर पाना कि ये रेत है, ये लकड़ी का बुरादा है। ऐसे ही नमक है या कोई और पाउडर है, उसको टच करके उसमें डिफ़रेंस कर पाना। ऑयल में डिफ़रेंस करना, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स में डिफ़रेंस करना, कि ये वाला ऑयल ऐसा है और दूसरा वाला पेट्रोल अलग है, मिट्टी का तेल अलग है। उसमें जो डिफ़रेंस होता है, टच के ज़रिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, वो हम समझ पाएँ। देन काइनेस्थेटिक परसेप्शन, काइनेस्थेटिक परसेप्शन जो है वो फीलिंग ऑफ मसल्स है, जो मसल्स से हम अनुभव करते हैं, उसके जो मसल्स पे तनाव आता है। जैसे हम वजन है, वजन का जो अनुभव है, वेट का जो अनुभव है, वो काइनेस्थेटिक परसेप्शन के साथ है। खाली है बाल्टी और भरी है बाल्टी, अगर आँख बंद करके हम बाल्टी उठा रहे हैं तो उसका वेट खाली बाल्टी का, और जब उसमें पानी भरा हुआ है, वो हमारे जो मसल्स का खिंचाव आता है हाथ में, उसके बेस पे अनुमान लगाते हैं कि ये हल्का है या भारी है। इसी तरह साइज़ के बारे में भी जो हम ग्रिप कर रहे हैं उसको समझने के लिए, तो ये चीज़ कि टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक परसेप्शन बच्चे का कैसा है, वो चीज़ों को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, टच के द्वारा और मसल्स के जो तनाव है उसके द्वारा। इसके बाद एक आता है ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, यानी कि घ्राण प्रत्यक्षीकरण, सूंघ के समझना। तो इट इन्वॉल्व्स परसेप्शन ऑफ स्मेल। सो जो डिफरेंट टाइप की फ्रेगरेंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की स्मेल्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बेस पे बताना। बच्चों में ये जो डोमेन है बहुत अच्छा होता है। जैसे घर में जो कुकिंग हो रही होती है, तो किचन में क्या बन रहा है, वो उसके खुशबू से पहचान लेते हैं कि हाँ मैगी बन रही है, या मैक्रोनी बन रही है, या कुछ और खाने का अच्छा सामान बन रहा है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। देन
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम रेफरेंस टू अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड टाइम एंड स्पेस विदाउट कांस्टेंट विजुअल मॉनिटरिंग। अगर हम आंख बंद करके भी अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं, हाथ नीचे है, हाथ ऊपर है, या लेफ़्ट में मूव किया हैंड या राइट में मूव किया, तो वो चीज़ को समझना, ये एक सिस्टम है बॉडी का जो हमें बताता है कि स्पेस में हमारी पोजीशन किस तरह से है, उस चीज़ को समझना है। वो बच्चे समझ पा रहे हैं, लेफ़्ट राइट आंख बंद करके मूव करना, तो आँख मिचौली का गेम है, उसके बेस पे पहचानते हैं। ऐसे ही बॉडी पार्ट्स को पहचानना आँख बंद करके कि ये क्या है, टच के जरिए। दैन वेस्टिबुलर सिस्टम, क्योंकि बॉडी बैलेंस को बताता है, सिर की पोजीशन से सीधा उल्टा झुके हुए, पीछे को झुके हैं या आगे को झुके हैं, या सिर नीचे है पैर ऊपर है, इस पोजीशन को समझना ये वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ होता है, जो कि हमारे कान में एक ग्रंथि है, उसके ज़रिए हम समझ पाते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है। कभी कभी सोते पे हमारे साथ होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, इतनी गहरी नींद में होते हैं, भूल जाते हैं कि हम कमरे में हैं और पोजीशन हमारी क्या है, सिर किधर है, पैर किधर है। तो ऐसा बच्चों में भी होता है, और इस चीज़ को समझना कि हाँ, आँख बंद करने के बाद उल्टा सीधा लेफ़्ट राइट में क्या टर्न है, बॉडी कैसे मूव कर रही है, उस चीज़ को समझना। देन ये तो था प्री एकेडमिक्स से रिलेटेड डोमेन्स जिनका हम असेसमेंट करते हैं, और ये असेसमेंट जो है प्री एकेडमिक का, वो मेनली ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें ऑब्ज़र्व करना होता है और उन्हें वो प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने होते हैं, जिससे कि अगर कहीं कुछ डेफिसिट आ रहा है वो हम दूर कर पाएँ। जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है एकेडमिक एरिया की। एकेडमिक में हम जो है दो एरियाज़ में बांटा है, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज ओरल एंड लैंग्वेज आर्ट, रीडिंग एंड राइटिंग। तो दो प्रकार की ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज अगर आप देखें तो दो प्रकार की लैंग्वेज है। ओरल लैंग्वेज में हम असेसमेंट अलग है, और जो लैंग्वेज आर्ट है या रिटन लैंग्वेज है उसका असेसमेंट अलग होगा, जो कि रीडिंग और राइटिंग इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद है असेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव थिंकिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एज इट इज़ मैथमेटिक्स, यानी कि गणितीय क्षमता का आकलन। तो ये दो पार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओरल लैंग्वेज भी ज़रूरी है। ओरल लैंग्वेज का असेसमेंट वहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग आता है, और उसको हम देते हैं, क्योंकि जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, जहाँ पर बच्चा सुन के अक्षरों को पहचानता है या साउंड को आइडेंटिफाई करता है, वो लिसनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बट ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ मैच नहीं करता है। यहाँ पर जो सुनने की क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर सुनने की क्षमता में कोई कमी है तो जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से उस क्षमता का निराकरण हो जाए, तो वो नॉर्मल, मतलब उसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज ओरल। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ वंडरस थिंग, इट इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट। और भाषा के ज़रिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, और ये जो है भाषा का विकास और जो लिपि उसकी डेवलप करी है अलग अलग भाषाओं की, वो ह्यूमन बीइंग का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। तो fulfills several very human functions, provides a mean of communicating and socializing with other human beings. It enables the culture to be transmitted from one generation to another generation, and it is a vehicle of thoughts. जो thoughts हैं, उन thoughts को, उन विचारों को हम दूसरे के समक्ष कैसे रखेंगे, उसके लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा जो है वो दो प्रकार से हो सकती है, ओरल और रिटन फॉर्म। So it appears in several forms, oral and written. So oral includes listening and speaking, and written includes reading and writing. So they are linked and integrated through an underlying language system. तो language system है, ये जो चार forms हैं, ये चारों forms एक दूसरे से connected हैं, और जो language development है वहाँ पर ये चारों form एक दूसरे को कैसे support करती हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज का एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। प्री लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस, देन लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। ये इसी फॉर्म्स में होता है। पहले हम सुनते हैं, उसके रेस्पॉन्स में बोलते हैं, इसी के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं और फिर लिखना। जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो लिखने का काम बाद में होता है, पहले उसे
अक्षर पहचानना, चित्र पहचानना, ये सब सिखाया जाता है। ऐसे प्री लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सुनना जो शुरू करता है, उस शब्दों को, जो भी आवाज़ आ रही होती है विभिन्न-विभिन्न प्रकार के, घर में इतने सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनकी आवाज़ों को धीरे-धीरे वो सुनना शुरू करता है, उन्हें समझना शुरू करता है। तभी वो खिलौने की आवाज़ से खुश होता है, ताली बजाने पे खुश होता है। लेकिन अगर कोई ज़ोर से चीखता है, कोई ज़ोर से धमाका होता है, आवाज़ होती है, तो वो डर भी जाता है। वो प्री लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस के साथ है कि डिफरेंट प्रकार की आवाज़ों को सुनना, धीरे-धीरे वो उन आवाज़ों पर रिएक्शन देना शुरू करता है, फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए बगैर बोले। तो वो जो आवाज़ है उन छोटे बच्चे की को जब हम जाते हैं चुटकी बजाएँ, ताली बजाएँ, उसके बाद उसका फेस एक्सप्रेशन आता है, कभी वो हँसता है, कभी मुस्कुराता है, और कभी अगर हम थोड़ा-सा आँखें दिखाते हैं तो वो रोना भी शुरू करता है, डर भी लगता है। तो ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हैं, ये नॉन वर्बल फॉर्म में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, वो फिर सुनने लगता है, शब्दों को समझता है, और फिर वो स्पीकिंग की तरफ जाता है, जहाँ पर धीरे-धीरे बोलता है वो। एक अक्षर में बोलेगा, शब्द में बोलेगा, माँ, पापा, फिर धीरे-धीरे हुआ और फिर वो सेंटेंस फॉर्म में पढ़ेगा। ये डेवलपमेंट है। पहले लिसनिंग, क्योंकि जो शब्द वो सुन रहा होता है, जो लैंग्वेज वो सुन रहा होता है, उसी में वो रिप्लाई देना शुरू करता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मदर टंग, जो भी मातृभाषा है, उसी में बच्चा सीख रहा होता है, उसी को पहले सीखता है, और उसके लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं है, वो सुन के सीख लेता है उस चीज़ को। एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज सिस्टम है जिसमें कि ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसके साथ ही प्री लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस, जिनसे कि बच्चा सीखते हुए लिसनिंग की तरफ आता है। Then oral language, the primary first learned language system is oral. Long before children come to school, they develop skills of listening and speaking that enables them to communicate with others. So इन सारी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है उससे पहले उसका लिसनिंग और स्पीकिंग वाला पोर्शन बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे ओरल दिए जा रहे होते हैं उन पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो टीचर्स के साथ, जो फर्स्ट टीचर जो स्कूल में मिलती है प्री नर्सरी में, नर्सरी में, उनके साथ कम्युनिकेट करता है। तो एकेडमिक्स में आने से पहले उसका लिसनिंग और स्पीकिंग वाला पोर्शन जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ओरल लैंग्वेज का, तो लगभग पूरा हो चुका होता है। उसके बाद वो और उसको रिफाइन करता है, आगे बढ़ता है। दैन सेकेंडरी लैंग्वेज सिस्टम, रिटन लैंग्वेज इज लर्नड इन स्कूल। जो रिटन लैंग्वेज सिस्टम है दैट इज सेकेंडरी लैंग्वेज सिस्टम, जो कि स्कूल में सीखते हैं। दैन असेसमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज मस्ट प्राइमरी डील विद द रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज। सो अ कंप्लीट स्पीच एंड लैंग्वेज मस्ट इंक्लूड असेसमेंट इन द बेसिक लैंग्वेज सिस्टम। जो बेसिक लैंग्वेज सिस्टम है वो क्या है? अगर आप कंपोनेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज देखें तो लिसनिंग दैट इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड स्पीकिंग दैट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्पीच, जिसको हम बोलते हैं, और बोलने में हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? आर्टिकुलेशन, वॉइस टोन एंड फ्लुएंसी। तो धीरे धीरे आर्टिकुलेशन जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो सही हो, वॉइस हमारी साफ़ हो, जो शब्द हम बोल रहे हैं, और फ्लुएंसी, अगर रिक्वायर्ड स्पीड से हम बोल पाएँ, उसमें गैप ना हो, ना बहुत जल्दी ना बहुत स्लो, एक फ्लुएंसी चाहिए होती है। उसके बाद लैंग्वेज सिस्टम, वर्बल स्किल्स एंड नॉन वर्बल स्किल्स। बोलने के साथ साथ जो है नॉन वर्बल स्किल्स भी काम करती हैं, जो कि हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको सपोर्ट प्रदान करती हैं, सपोर्ट देती हैं। ये वर्बल स्किल्स क्या हैं? लैंग्वेज सिस्टम में जब हम जाते हैं तो वर्बल स्किल्स में इट रिक्वायर्स टू इनकोडर एंड डिकोडर टू शेयर अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा एक सिस्टम है वर्बल स्किल्स का। फोनोलॉजी यानी कि सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। जब हम बोल रहे होते हैं तो जो अक्षर हैं उनकी आवाज़, साउंड को पहचानना। मार्फोलॉजी, सिस्टम ऑफ मीनिंग यूनिट्स इन अ लैंग्वेज, यानी कि शब्दों को समझना, शब्द कोई किसी ने बोला और उस शब्द का अर्थ हम समझ पाएँ।
जैसे जैसे नए-नए शब्द आते जा रहे हैं भाषा में, बच्चा सीखता जाता है। लेकिन कभी-कभी जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर नए शब्दों का प्रयोग होता है, तो हमें भी उनका अर्थ नहीं पता होता है और वो हमें समझना पड़ता है। तो वो शब्दकोश में हमारे पढ़ते जाते हैं, बाद में कहीं भी अगर यूज़ होगा तो हम उसको यूज़ कर पाते हैं। अक्षर, देन शब्द और शब्द के बाद सेंटेंस यानी कि सिंटैक्स, द ग्रामर सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज यानी कि छोटे-छोटे सेंटेंस को समझना। देन सिमेंटिक, वर्ड मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जो शब्द है उसका अर्थ मीनिंग में जो है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं उनका अलग-अलग स्थान पर हम प्रयोग करते हैं और उनका अलग-अलग अर्थ होता है। तो किस स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा और उसका अर्थ क्या निकलेगा उसको समझना। प्रैग्मेटिक्स, द सोशल साइड ऑफ द लैंग्वेज, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे और सामने वाले के मध्य एक वो बनता है, लिंक बनता है, उस लिंक को समझना होता है। तो सामने वाला जिस स्तर पे बात कर रहा होता है उसी स्तर पे हम बात करते हैं, तभी कहते हैं कि लेवल सेम है। बच्चे की हिसाब से बात की जाएगी और अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है, सीनियर पर्सन है तो उससे उस तरह से बात की जाएगी। तभी कहते हैं लड़ाई वाले से लड़ाई के तरीके में बात करेंगे और जो सही से बात कर रहा होगा उससे सही से बात करेंगे। तो ये सिस्टम भी सीखा जाता है। देन इंटोनेशन, द साउंड पैटर्न ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज इंक्लूड्स पिच, स्ट्रेस एंड जंक्चर्स। बिकॉज ये जो हम टोन होती है हमारे बोलने की उसको हम इंटोनेशन में लाते हैं और यहाँ पर हम जो पिच है, जो हमारा बोलने की ऊंचा और नीचा बोलना जो है उसको, स्ट्रेस जो हम एसेंट देते हैं, ये हिंदी भाषा की अगर आप बात करें तो वहाँ पर अक्षरों को उसके स्ट्रेस देते हुए हम छोटा अक्षर और बड़े अक्षर के रूप में समझते हैं। देन जंक्शन, पॉज जो है, पंचुएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पॉज आप ले रहे हैं तो अर्थ शब्द जो भी सेंटेंस है उसमें उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदलता चला जाता है। जैसे एक पुरानी सी कहावत जो है उदाहरण दिया जाता है कि एक सेंटेंस जैसा लिखा गया, रोको मत जाने दो। अब ये रोको मत जाने दो पूरा एक साथ लिख दिया और यहाँ पर पॉज जो है वो उस चीज़ को बता रहा है कि हमें क्या करना है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यहाँ पर दोनों अर्थ बिल्कुल बदल गए क्योंकि पॉज जो है वो इस 4 शब्दों का जो सेंटेंस है इसमें अर्थ को बदल रहा है। जो जंक्चर है, पॉजेज़ हैं, इससे भी जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसका अर्थ बदल जाता है, तो इसका भी ध्यान देना होगा। Then non-verbal skills, this communication occurs in 3 basic categories. Prosody means include changes in the voice such as pitch, duration, loudness and rhythm. जब हम बात कर रहे होते हैं, टोन कस रहे होते हैं, वो हमारे जो बोलने का तरीका है, उसकी पिच है, उसके स्टाइल से समझ में आता है। Then kinesics, visual signal sent by the body, gesture, facial expression and posture. तो ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं इनसे पता चलता है। एंड देन द प्रॉक्सिमिक्स, फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो लोग बहुत पास बात कर रहे होते हैं, कहते हैं बहुत घनिष्ठ हैं। जो अनजान व्यक्ति होते हैं थोड़ा दूर से, काफ़ी दूर से बात कर रहे हैं। इस तरह चीज़ों को समझना कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, बात करने की पोजीशन है वो किस तरह की है, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके बीच जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, वो कैसे। तो ये था ओरल लैंग्वेज। और ये ओरल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज भी हम ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही ऑब्ज़र्व करते हैं और नोट डाउन करते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो ओरल लैंग्वेज के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है बच्चों को और उसके आधार पर हम जो है उन बच्चों को सिखा पाते हैं बोलना और जो भी सुनना है उसको समझना, शब्दों का अर्थ। देन लैंग्वेज आर्ट, रिटन लैंग्वेज, इसके भी 2 पार्ट हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो रिटन लैंग्वेज में अगर हम आप जाएं तो रिसेप्टिव लैंग्वेज दैट इज़ रीडिंग। तो जो रीडिंग है इज़ नॉट अ सिंगल स्किल बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स एंड प्रोसेसेस इन विच अ रीडर इंटरेक्ट विद प्रिंट टू ड्राइव बोथ मीनिंग एंड प्लेजर फ्रॉम द रिटन वर्ड। मीनिंग एंड प्लेजर, जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन कहानियों से हम अर्थ निकालते हैं और उस अर्थ के साथ ही हमें आनंद मिलता है। ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। अगर बच्चों का
भाषा विकास करना है, उनको पढ़ने की तरफ प्रेरित करना है, तो उनको स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स छोटी-छोटी होती हैं जिनमें कि थोड़े डायग्राम्स होते हैं, थोड़े-थोड़े सेंटेंस होते हैं, उनसे हम उनको रीडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को रीडिंग हैबिट्स की तरफ ले जाना, कि आज का टाइम जो है वो विजुअल इनपुट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, मोबाइल और आईसीटी की वजह से रीडिंग की तरफ कम है, और रीडिंग जो है वो एसेंशियल पार्ट है। रीडिंग इज़ द की टू द लर्निंग, बिकॉज़ if they have problem in reading, so they may have problem in understanding the message available in the written form. So because of that we have to uh, more focused on the reading skills of the students also. So reading क्या है, nature of the reading can be understood by these 5 generalization. reading जो है a constructive process, बिकॉज जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारा शब्द जो है वो बढ़ता जाएगा, और इट मस्ट बी फ्लुएंट। पढ़ने के साथ फ्लुएंसी मूव होती है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, शुरू में बहुत धीरे धीरे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने लगते हैं फिर उनकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है। और अगर बच्चा 3rd क्लास में, 4th क्लास में और उसके आगे क्लास में है, और अगर वो फ्लुएंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो ही और शी हैज़ रीडिंग इश्यूज़, रीडिंग प्रॉब्लम। तो वो वहाँ पर देखना होगा। मस्ट बी स्ट्रैटेजिक। रीडिंग जो है वो एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, उसको हम स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले एक एक शब्द पढ़ना, फिर 2 शब्द के सेंटेंस, 3 शब्द के सेंटेंस, फिर थोड़े बड़े सेंटेंस, देन पैराग्राफ्स, देन बड़े बड़े लेसन्स एंड ऑल। तो उसके साथ पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्स मोटिवेशन। रीडिंग रिक्वायर्स मोटिवेशन। जब बच्चा पढ़ रहा होता है उस टाइम जो टीचर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो जैसे जैसे पढ़ रहा है, थोड़ा गलत भी पढ़ रहा है, बट स्टूडेंट नीड्स मोटिवेशन। एट दैट टाइम वी शुड प्रोवाइड मोटिवेशन। नहीं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे पढ़ो, ठीक है, वेरी गुड। तो वो जो मोटिवेशन मिल रहा होता है वो उनको अगली बार दोबारा आगे आने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वो रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। ये पूरा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है और ये हमेशा चलती है। स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट। 3 स्टेजेस हैं इसकी, प्री रीडिंग एंड एमरजेंट लिटरेसी। तो बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे एक एक शब्द, 2 शब्द पढ़ना शुरू करता है और अक्षर पढ़ना शुरू करता है। फिर बिगनिंग रीडिंग स्टेज आता है, जहाँ पर वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को पढ़ के उनका अर्थ समझने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो। तो वो, और देन फ्लुएंसी स्टेज, टिपिकली बाय ग्रेड 2nd एंड 3rd। 2nd और 3rd ग्रेड है, वहाँ पर वो फ्लुएंटली पढ़ना शुरू कर चुका है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर उसको रीडिंग की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो जो बड़े बड़े कठिन शब्द होते हैं उनको यहाँ पढ़ने में दिक्कत भले आए, बट उसे नॉर्मल छोटे शब्द हैं, छोटे सेंटेंस हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए 2nd और 3rd ग्रेड की स्टेज। कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट हैं। रीडिंग रेडीनेस स्किल, जहाँ जो इंक्लूड करती है शब्द, लैंग्वेज वोकैबुलरी, विजुअल, ऑडिटरी एंड मोटर स्किल्स। सो ये 4 एरियाज जो हैं वो रीडिंग रेडीनेस स्किल्स में आते हैं। यहाँ पर शब्द हैं, एक के अक्षर को पहचानना है, सुन के अक्षर को पहचानना है, और मोटर स्किल्स की जब बात करें हाँ, तो कल का उसका जो इमेज है, मूवमेंट, कल वेबिनार है मैडम, अभी भी वेबिनार चल रहा है एक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि छोटे बच्चों को देखा है उंगली रख के पढ़ाते हैं कि ये लाइन पढ़ो, और कैसा इस बार लेकिन इस बार फिंगर मूव भी कराते हैं, जिससे कि वो जो उसका आर्ट है, उसका डिज़ाइन है, वो बच्चे को याद। देन वर्ड रिकॉग्निशन। These are enabling skills. Word recognition is not reading, but rather a tool for reading. Recognition of single word leads to recognition of understanding of group of words, which in turn facilitates comprehension. शब्द हैं, जब कई अक्षर मिलकर एक शब्द बना रहे होते हैं तो वो अक्षरों से जब शब्द बन रहा है उस शब्द को पढ़ना और वो शब्द का फिर अर्थ निकालना, ये वर्ड रिकॉग्निशन के साथ है। तो वर्ड रिकॉग्निशन के आगे बढ़ते हुए फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जहाँ सेंटेंसेस आते हैं और उन सेंटेंसेस को पढ़ के जो उसके अंदर मीनिंग है, जो उसकी समरी है, उसको निकालना। ये 3 स्किल्स जो हैं वो रीडिंग स्किल की मेन है, जहाँ रीडिंग रेडीनेस स्किल है, वर्ड रिकॉग्निशन स्किल है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका असेसमेंट जब हम करते हैं तो इन 3
रीडिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का जो अक्षर ज्ञान है वो पूरा नहीं होता है और वो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी कि जो साउंड अवेयरनेस है वो नहीं होती है, वहाँ पर वर्क करना होता है। फिर वो उन अक्षरों को मिला के शब्द पढ़ना नहीं सीख पाता है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और अगर ये दोनों लेवल सही हैं, सेकंड थर्ड लेवल तक जा रहा है, तो उसका रीडिंग कम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होगी। सेंटेंस लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसको पढ़ना और उसका अर्थ निकालना और फिर उस पर रिस्पॉन्स करना। Then assessing reading. So reading can be assessed through informal measures such as informal reading inventory, miscue analysis, word list test, teacher made test, diagnostic teaching and curriculum based assessment. इन चीज़ों के ज़रिए हम जो है बच्चे की रीडिंग चेक कर सकते हैं। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट और टीचर मेड टेस्ट जो हैं वो सबसे आसान और कॉमन यूज़ टेस्ट हैं, जिनके ज़रिए एक टीचर बच्चे की रीडिंग के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करता है। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन की बात करें, वहाँ पर फॉर्मल टेस्ट हैं, सर्वे टेस्ट हैं, डायग्नोसिस टेस्ट एंड कम्प्रिहेंसिव बैटरीज अवेलेबल हैं। जैसे एक DTRD डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर, ये एक टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसके ज़रिए अगर बच्चे को कोई रीडिंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड डिसलेक्सिया है, तो उस वहाँ पर हम रीडिंग डिसऑर्डर को असेस करने के लिए DTRD का यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से जो रिजल्ट्स आते हैं उसके प्लान करते हैं कि किस तरह से इंटरवेंशन दिया जाए। ये एक चेकलिस्ट लगाई है, सैम्पल चेकलिस्ट है। नहीं, घर तो नहीं गया हूँ मैं, अभी इस वाले संडे को नहीं गया हूँ और नेक्स्ट संडे मैं प्लान करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए लैंग्वेज रेडीनेस। तो अगर आप रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहे हैं तो वर्ड रिकॉग्निशन प्रॉब्लम के लिए चेकलिस्ट है, जिसके ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में रीडिंग स्किल्स कितनी सही है। डिस्प्ले लिमिटेड लिसनिंग स्पीकिंग वैक्यूलरी, ये लैंग्वेज रेडीनेस है। अगर ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाता, ज़्यादा देर तक बोलना नहीं पसंद करता है, मतलब कि वो कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर है। स्पीक सिंगल वर्ड और फ्रेज, छोटे छोटे एक सिंगल वर्ड में या 2-3 शब्दों के फ्रेज में वो बोलता है। देन हैज़ डिफ़िकल्टी इन कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़, अगर कुछ आइडिया और ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं तो उनको कैटेगराइज करने में उसको प्रॉब्लम है। डज नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शन कॉन्सेप्ट्स, जो दिशाओं हैं, कोई निर्देश दिए जा रहे हैं उनको नहीं समझ पाता है। क्या था या मुझे जो क्या रेडीनेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट और रिमेंबर लेटर्स, जो लिखे हुए हैं प्रिंट लेटर्स हैं उनको में अंतर नहीं कर पा रहा है, उनको पढ़ नहीं पा रहा है। देन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड रिमेंबर वर्ड्स, तो वर्ड लिखे हुए हैं और उन वर्ड्स में अंतर नहीं कर पा रहा है, शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है। Then tends to reverse letters more often than age peers, जो उनकी उम्र के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा जो लेटर हैं उनको रिवर्स करता है, उसको अलग तरह से बोलता है। जैसे अब इंग्लिश की अगर आप बात करें तो अगर M लिखा हुआ है तो उसको W बोल रहा है और W लिखा हुआ है तो उसको M बोल रहा है, इस तरह की चीज़ें। डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रिलिमिनरी साइट वर्ड्स, तो प्रिलिमिनरी साइट वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉमन यूज वाले वर्ड्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है जो एक लैंग्वेज में। ऑडिटरी रेडीनेस कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट और रिमेंबर साउंड, विजुअल के साथ है सिमिलर यहाँ पर है, जो साउंड्स हैं उनमें जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनको अंतर नहीं कर पा रहा है। डज नॉट फॉलो ओरल डायरेक्शंस, जो ओरल डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है। फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर वर्ड्स टू बी रिपीट, बार बार टीचर से कहता है कि शब्द दोबारा बोलो। हैज़ डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो शब्द हैं उनको याद रखने में, क्योंकि वो स्पेलिंग होती है उनको याद रखने में उसको दिक्कत होती है। साइट वैक्यूलरी, कन्फ्यूज एंड और डज नॉट रिमेंबर सर्टेन लेटर्स, डज नॉट क्विकली रिकॉग्नाइज लो इमेज वर्ड, तो छोटे इमेज के वर्ड होते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। डज नॉट क्विकली रिकॉग्नाइज हाई इमेज वर्ड, बड़े बड़े अगर लार्ज प्रिंट में बहुत बड़ा लिखा है तो उसको पढ़ लें। एंड रीड एट अ स्लो, बहुत धीरे धीरे ये साइड जनरली होता है, जैसे जो हम सेंटेंस लिखा होता है उसके बीच में इज आ रहा है, ऑफ आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है,
आ रहा है, द आ रहा है, इस तरह के जो शब्द आ रहे होते हैं बच्चा साइट वर्ड तक देखते ही पढ़ लेता है। एम देखा और पढ़ गया, फ्रॉम लिखा है, ऑफ लिखा है, इस तरह। बट अगर बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो रही है तब वो साइट वर्ड में पढ़ पा रहा है। देन फोनिक्स डज नॉट यूज़ लेटर साउंड टू डिकोड वर्ड। जो अगर शब्द लिखा है तो उसमें से लेटर साउंड को डिकोड नहीं निकाल पा रहा है। डज नॉट रिमेंबर द साउंड ऑफ लेटर्स। 3 साउंड बोल दिए गए और उन साउंड में कौन से लेटर की कौन सी साउंड की आइडेंटिफाई नहीं करता। कैन नॉट ब्लेंड साउंड टू प्रोड्यूस वर्ड। जैसे 4 अक्षरों का शब्द छोटे बच्चों को आता है, हम ओरल डिक्टेशन ओरल बोल रहे हैं कि डिक्टेशन में लिखना है उसको। अब कटहल बोला, कटहल हिंदी का एक शब्द जिसमें उसको ये बताना है कि किस किस अक्षर की आवाज़ आ रही है। अब उसको ब्लेंड करना होगा, क ट ह ल। इस तरह से जो ब्लेंड करना है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है किस शब्द में कौन कौन सी आवाज़ आ रही है। सो डज नॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट इफेक्टिवली। कभी कभी शब्दों को हम कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो वो चीज़ों को समझना, अगर बच्चे में दिक्कत हो रही है कौन सा शब्द हो रहा है और कॉन्टेक्स्ट में बात करें। दैन स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैन नॉट क्विकली रीड वर्ड्स विद कॉमन अफेक्ट्स। जैसे कुछ कॉमन अफेक्ट्स लगे होते हैं, कुछ उनके बेस पे बच्चा पढ़ लेता है उन चीज़ों को, ये शब्द ऐसा है। अब जैसे बिकम, तो कम शब्द पढ़ पा रहा है और बिकम लग गया तो बिकम हो गया, इस तरह से पढ़ लेना। या हिंदी में अक्षर पढ़ रहा है उस शब्द को पढ़ते वक्त उसको उसके स्टार्टिंग में अक्षर लगा हुआ उसके आधार पर पढ़ पाना, उसको ब्रेक कर पाना वो आसानी से नहीं कर पाता। ऐसे ताजमहल वर्ड लिखा है, अब ताजमहल को थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाता है तो उसको पढ़ने के लिए हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ताज और महल। तो एक हिस्सा पढ़ लिया उसके बाद का दूसरा पढ़ लिया, आसानी से हो जाता है। ऐसे ही कोई बड़ा शब्द लिखा होता है तो आधा शब्द बच्चे को आता है, आधा नहीं आता है, तो उसको मिला के और तोड़ के पढ़ना। इस तरह की जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जनरली हम कर लेते हैं, जिससे कि हम उसको साउंड ब्रेक करके पढ़ पाएँ। वो बच्चे में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है रीडिंग। ये एक असेसमेंट चेकलिस्ट है जिसके वजह से आप अंदाज़ लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे में रीडिंग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है। दैन कॉन्टेक्चुअल यूजेज डज नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई वर्ड एंड मीनिंग। कभी कभी हम, जैसा मैंने कहा कि संदर्भ लेते हुए, चीज़ों का संदर्भ लेते हुए जो शब्द हैं उनको समझ लेते हैं, उनका अर्थ निकाल लेते हैं, बट ये जो है उन कॉन्टेक्स्ट में शब्दों का यूज़ नहीं कर पाता। मेक्स न्यूमरस एरर्स व्हेन रीडिंग ओरली। जब पढ़ रहा होता है तो बहुत सारी गलतियाँ करता है, इवन लाइन स्किप कर जाना, वर्ड स्किप कर जाना, साउंड स्किप करना। डिस्प्लेज जनरली वीक कंप्रीहेंशन। जो समझने की स्किल है वो और मैं थोड़ा इस मामले में और भी एंड ओवर यूज एग्जिबिट वीक वर्ड एनालिसिस। वो यही शो करता है कि नहीं हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हैं मीन्स कि उसको रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्किल एप्लीकेशन डज नॉट अप्लाई वर्ड एनालिसिस स्किल। जहाँ ज़रूरत है वर्ड एनालिसिस स्किल का यूज़ कर लें, शब्द को ब्रेक करके 2 पार्ट में हम पढ़ लें, नहीं पढ़ता। ओवर यूज़ 1 और 2 रिकॉग्नाइज स्किल, जो भी उसको आती है बस उसी तरह से पढ़ता रहेगा। जो आइडेंटिफाई कर लिया, जो शब्द आता है उसी तरीके की लैंग्वेज। हाँ। डिस्प्ले डिफ़िकल्टी रीडिंग वर्ड्स इन 2+ सब्जेक्ट। तो ग्रेड 2 है उसके बाद वही सब्जेक्ट डिफरेंस आते है, हैं, वहाँ पर रीडिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा शो करता है। एंड डज नॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू डिकोड अननोन वर्ड। कभी कभी क्या होता है कि पिक्चर देख के, चित्र देख के और लिखा हुआ अगर ऊपर का हमने पढ़ लिया है तो उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये वाला शब्द होगा, या अगर हमने शुरू के 2 लेटर पढ़ लिए उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं। इस टाइप की जो स्किल एप्लीकेशन है वो बच्चा नहीं करता है, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उसको रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। जी। आगे बढ़ते हुए तो दूसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो कम्प्रिहेंशन के लिए भी हम इसी तरह की एक चेकलिस्ट रखते हैं जिसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा के रीडिंग कम्प्रिहेंशन की स्किल कितनी अच्छी हैं और उसको प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है मैम। तो कम्प्रिहेंशन हाँ, स्किल बिल्कुल, चेकलिस्ट है जिसमें बिल्कुल, लिस्टिंग मैं कम्प्रिहेंशन करता है, हूँ। ओरल रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग है,
हाँ रिक्रिएशनल रीडिंग है, काम मीनिंग्स क्या हैं, मैडम बस ऐसे ही है, ये ये थोड़ा एक्टिविटी ये है कि इससे पार्ट इंगेज पढ़ते रहते हैं। हैं। तो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि डज नॉट कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग मटेरियल, जो सुना है उसको अर्थ निकालना। डज नॉट अटेंड टू लिसन टास्क, जो भी कुछ टास्क दिया जा रहा है उसको सुन नहीं रहा है। हैज़ डिफिकल्ट टू फॉलो ओरल डायरेक्शन, ओरल रीडिंग। जी जी जिन बच्चों ने बीएड किया होगा, जनरल बीएड जी। किया होगा, उन लोगों को पता होगा कि हाँ सर, लैंग्वेज इसका कुछ के रिवीजन हो जाता है उनके पास तो भाषा सब ये ठीक रहता परिचय है। रहा बाकी होगा, दूसरा जो है भाषा लोगों से शिक्षण का। कनेक्टिविटी भी तो थोड़ी ओरल थोड़ी बढ़ रीडिंग और जाती है। साइलेंट रीडिंग ये को वो समझते हैं। तो ठीक है मैडम, comprehend बिल्कुल what मैं he or संपर्क she करता हूँ, आप allowed, नंबर मुझे दे दीजिएगा। पढ़ता जा रहा है ठीक, और थैंक उसमें यू क्या वेरी अर्थ मच। निकला नमस्कार। नहीं पता। नमस्कार। अब 3 इडियट्स मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि विदाउट अर्थ, बगैर अर्थ समझे शब्द को पढ़ जाना। So does not comprehend what he or she reads aloud, make numerous oral reading errors, जब वो पढ़ रहा होता है तो बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है। exhibit weak word recognition skills, word recognition skills, weak word recognition skills में आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ कठिन शब्द आएगा बच्चा उसको ओमिट करके आगे निकल जाएगा। तो एज अ टीचर हम ध्यान रखते हैं कि लाइन बाई लाइन बच्चा पढ़े और वहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो इस प्रकार की कोई एक्टिविटी स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर रहा है अपने आप को डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ना सिखाने से बचाने। देन साइलेंट रीडिंग, डज नॉट कम्प्रीहेंड व्हाट इज़ रीड साइलेंटली। एक एक्सरसाइज दिया जाता है कि आप चुपचाप पढ़ो और फिर पढ़ के बताओ इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो डज नॉट कम्प्रीहेंड व्हाट इज़ रीड साइलेंटली, रीड साइलेंटली टू फास्ट और टू स्लो। अगर आपने कहा कि पढ़ो तो एक बहुत जल्दी कहेगा हाँ मैंने पढ़ लिया सारा, या बहुत धीरे धीरे अभी पढ़ ही रहा हूँ। सब वोकलाइज वैन रीडिंग साइलेंटली, धीरे धीरे हल्का हल्का बोलता भी रहेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर भी रीडिंग के इश्यूज हो सकते हैं। रिक्रिएशनल रीडिंग, seldom reading voluntarily, then shows little interest in printed material, demonstrate weak reading skills। जब हम रिक्रिएशन में होता है, स्टोरी बुक्स हैं, कॉमिक्स है, वो सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है अगर वो इस तरह की स्किल्स शो कर रहा है तो आप समझ सकते हैं उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो पढ़ना नहीं चाह रहा। वर्ड मीनिंग, डिस्प्ले लिमिटेड लिसनिंग स्पीकिंग वैक्यूलरी, डज नॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट इफेक्टिवली, फ्रिक्वेंटली आस्क द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये शब्द लिखा है इसका क्या अर्थ है, बार बार उसी शब्द को पूछे। डज नॉट रिकॉल पैसेज डिटेल, अगर एक पैसेज आपने बता दिया तो उसको वो डिटेल रिकॉल नहीं कर पा रहा। कैन नॉट क्विकली लोकेट आंसर इन द टेक्स्ट, जब क्वेश्चन होते हैं 4th क्लास में, 5th क्लास में बच्चा पहुंचेगा 3rd क्लास में, तो वहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, चैप्टर लिखा है और उसमें से उसे आंसर जो है वो ढूंढना होता है। तो ऐसे ही पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में से आंसर निकालना है, तो वो टेक्स्ट में से आंसर को लोकेट नहीं कर पा रहा। डज नॉट रिकॉल फैक्ट्स इन करेक्टली, कुछ फैक्ट अगर लिखा हुआ है तो उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। देन इन्फ्रेंशियल, कैन नॉट आइडेंटिफाई मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है वो नहीं समझ पा रहा है। हैज़ प्रॉब्लम कंक्लूडिंग अनस्टेटेड इवेंट्स, अगर कुछ बताया नहीं गया है और उसमें से आपको समझना है तो जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो भी अनस्टेटेड इवेंट है वहाँ पर वो नहीं कर पाता है। देन कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज़ अबाउट टू अकर इन द टेक्स्ट, आधा पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ लिए और आगे क्या होगा ये अनुमान नहीं लगा पाता है कि अब इसमें क्या हुआ। ऐसे स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी पढ़ने के बाद अगर आधी स्टोरी पढ़ी है उसके बाद अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ आने वाले पैराग्राफ्स में क्या हो सकता है। देन क्रिटिकल, कैन नॉट एनालाइज इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सही लिखा है गलत लिखा है, उसमें कहीं कुछ गलती है उसको एनालाइज कर पाना। डज नॉट डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, जो भी कुछ लिखा हुआ है कुछ फिक्शन है, इमेजिनेशन है या वो फैक्ट है, उस चीज़ को समझ पाना। कैन नॉट डिटेक्ट बायस और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम सिचुएशन है कुछ और है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। देन कंटेंट वैक्यूलरी, परफॉर्म्स अनसेटिस्फैक्टरी इन +2 सब्जेक्ट्स, कैन नॉट एक्सप्लेन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टर्म्स, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं कुछ नॉन टेक्निकल, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाना। बिकॉज ये सारा कुछ जो है वो पढ़ने के साथ धीरे धीरे आता है। अगर रीडिंग हैबिट्स सही हैं
तब ये चीज़ें डेवलप होती हैं, अदरवाइज़ आप अलग अलग डोमेन में उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। Then study habits often submit incomplete or late assignment, cannot organize, outline, summarize or take notes, does not systematically study, does not take adequate notes, cannot outline or summarize, does not organize self or material, cannot identify appropriate references to consult, consistently perform poorly on test. So if oral test हैं वहाँ पर उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें स्टडी हैबिट रिलेटेड देखने को मिलेंगी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं रीडिंग की समस्या है, वो प्रॉब्लम है रीडिंग के साथ, पढ़ने के साथ। देन राइटिंग, जो राइटिंग है that is the written form of language and highest and complex text type of communication. Competencies in written expression depends to a great extent upon competencies in listening, speaking and reading. Writing जो है वो फोर्थ स्टेज है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज सिस्टम की, और अगर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में competencies हैं तब हम राइटिंग की तरफ मूव कर पाते हैं, और अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो इम्पैक्ट राइटिंग में भी हमें देखने को मिलता है। Proficiency in written language requires ability to keep one idea in mind while formulating it in words and sentences. Skill in planning the correct graphic form or for each letter and word while manipulating the writing. Instrument and sufficient visual motor memory to integrate complex eye-hand relationship. So अगर हमें राइटिंग लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बात करें, रिटन लैंग्वेज की, तो उसके लिए पहला तो आइडिया हमारे पास आ जाए, उस आइडिया को हम सही शब्दों के साथ, सेंटेंस के साथ हम फॉर्मुलेट कर पाएँ, और उसके बाद उसको हम सही अक्षर का जो डायग्राम होता है, जो उसका ग्राफिक होता है, उसके रूप में लिख पाएँ, तब जाके हमारा जो रिटन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से समझ सकते हैं कि जो रिटन वाला पोर्शन है उसके 3 डोमेन होते हैं। एक तो फर्स्ट आइडिया, सेकंड जो है शब्द जो हम फॉर्मुलेट कर पाएँ, सेंटेंस फॉर्मुलेट कर पाएँ, यानी कि जो वर्ड है वो, और उसके बाद उसका हैंड राइटिंग, यानी कि जो हम लिख रहे हैं उसका डायग्राम बना। कंपोनेंट्स एंड सब स्किल्स ऑफ राइटिंग. So skills of writing, there are 3 traditional subject areas typically associated with improving expression: language यानी कि written composition, spelling and handwriting. So handwriting, spelling और language, ये 3 चीज़ें हैं. Specific skill improvement in language includes 3 main areas: written expression of ideas, then grammar and then punctuation. So आइडिया क्या है, उसके लिए शब्द ढूंढना और उस शब्द को सही शब्द, सही स्पेलिंग के साथ उसको लिख पाना, ये 3 डोमेन है. तो आगे बढ़ते हुए इनफॉर्मल और फॉर्मल मेज़र्स जो हैं हम दोनों यूज़ कर सकते हैं. इनफॉर्मल मेज़र्स यानी कि जो अभी हमने रीडिंग में पढ़े थे वैसे ही हम यहाँ पर भी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. और फॉर्मल मेज़र्स जो है रिटेन एबिलिटी का जो टेस्ट है, रिटन लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसे और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं जो एजुकेशनल फील्ड में यूज़ होते हैं, जिसके जरिए हम राइटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स कैसे. एक चेकलिस्ट के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं उसका कि उसकी राइटिंग स्किल्स कैसे होनी चाहिए. सो रिटन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़. सो चेकलिस्ट ऑफ प्रॉब्लम इन राइटिंग. रिटन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ अपीयर हेजिटेंट टू बीइंग राइटिंग, लिखना नहीं चाहता है, राइट्स ओनली फ्यू सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ही लिखता है. हैज़ डिफ़िकल्टी इन गेटिंग स्टार्टेड, कहाँ से शुरू करें, कैसे लिखें, उसमें दिक्कत है. राइटिंग को अवॉइड करता है. ओमिट्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जब बच्चा छोटा होता है जहाँ आंसर लिखने होते हैं तो वहाँ पूरा सेंटेंस ना लिख के एक शब्द में आंसर लिख दिया, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है पूरा गायब कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, और बार बार कहने के बाद भी वो नहीं करता. डज़ नॉट सपोर्ट मेजर कॉन्सेप्ट विद डिटेल, जो भी कुछ लिखा है वो कॉन्सेप्ट जो भी आंसर होना चाहिए उससे मैच नहीं कर रहा, जो समझ में आया वो लिख दिया. लोग देखते हैं एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ आती हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो D.Ed के और M.Ed के बच्चों के साथ भी कभी कभी देखा गया है, MA एजुकेशन के बच्चों के साथ
कि कॉपी भर दी है बट लिखा क्या है कुछ नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि हाँ अगर उसको लिखना है तो लिख दिया बट क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था डज नॉट मैच। इंक्लूड्स फ्यू और नो ओरिजिनल आइडियाज़, डज नॉट कन्वे पर्पस, जो भी लिखा है उससे जो है पर्पस समझ में नहीं आ रहा है। देन डज नॉट ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली, जो लिखा हुआ है वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तब भी नंबर कम आएंगे अगर कॉपी चेक होगी। एंड कैन नॉट यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होती है प्रिंट वाली है और एक आपकी कर्सिव राइटिंग है और डिफरेंट तरीके से हम लिखते हैं। तो कभी कभी क्या है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मिक्सअप अगर आप देखें, या मात्राएं हैं तो मात्राओं को सही से नहीं लगाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। रिटन ग्रामर, यूज़ इनकम्प्लीट और रन ऑन सेंटेंसेस, फ्रिक्वेंटली स्टार्ट्स ओवर, बार बार काटना बार बार लिखना। यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच इनकरेक्टली, सेंटेंस जो है वो सही से नहीं होगा। डज नॉट एलेबरेट, जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कैन नॉट ईजली कंडेंस राइटिंग, तो लिखने को दिया गया है कि एक आंसर बड़ा सा लिख दो, नहीं लिख पा रहा। पंचुएशन, कैन नॉट रिवाइज और एडिट वर्क ईजिली। कैपिटलाइज इनकरेक्टली, पंचुएट इनकरेक्टली, मीन्स कि जहाँ कॉमा लगना है वहाँ कॉमा नहीं लगा रहा है, फुल स्टॉप लगना है फुल स्टॉप नहीं लगा रहा। इस तरह की जब मिस्टेक्स होती हैं तो उसकी वजह से बच्चे के नंबर जो हैं एकेडमिक एरिया में तो कम आएंगे, टीचर उसको कम मार्क्स देंगे। तो ये फर्स्ट पोर्शन। इसके बाद है हैंड राइटिंग, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पर हमने पहले लिखा कि आइडिया, दूसरा हो गया शब्द और तीसरा है हैंड राइटिंग, यानी कि जो लिख रहे हैं। हैज़ डिफ़िकल्टी इन कटिंग, कलरिंग एंड पेस्टिंग। ये देखिए आप, जो हमने डेवलप प्रीकर्सर्स की बात करी थी, परसेप्चुअल फाइन मोटर स्किल्स की बात करी थी, वो यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग के साथ देखने को मिलेगी। हैज़ डिफ़िकल्टी इन कटिंग, कलरिंग एंड पेस्टिंग, हैज़ डिफ़िकल्टी इन मैनिपुलेटिंग स्मॉल आइटम्स, इनकरेक्ट ग्रास्प ऑफ रिटेन इंस्ट्रूमेंट, पेंसिल को सही से नहीं पकड़ना। और अगर कुछ जैसे अब 4 लिखा है तो 4 को सही करना, या आपने ए बनाया है तो उसको एडिट करना है कि नहीं इसको सही करो, तो सही नहीं कर पा रहा। कन्फ्यूज़ लेफ़्ट टू राइट प्रोग्रेस, लेफ़्ट से लिखते हुए हम राइट में आते हैं जनरली इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और वो सही नहीं लिख पाता। शोज़ इनकन्सिस्टेंट राइटिंग हैंड प्रेफरेंस, कभी लेफ़्ट राइट से लिखने की कोशिश करेगा, कभी राइट से, इस तरह से ही देखने को मिलता है। हैज़ डिफ़िकल्टी इन कॉपिंग लेटर फ्रॉम बोर्ड टू पेपर और टेक्स्ट टू पेपर, कॉपी से कॉपी में कॉपी करना और ब्लैक बोर्ड या जो चॉक बोर्ड है उससे आपको कॉपी पे कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है। कैन नॉट राइट लेटर्स फ्रॉम मेमोरी, आप कहो कि हाँ मेमोरी से लेटर लिखो तो अक्षर उसको याद नहीं आ रहा है। प्रेसेस टू हार्ड ऑन पेंसिल विथ फोर, अंगूठे का ज़्यादा दबाव देगा। यूज़ इन अप्रोप्रिएट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेंसिल जो है या तो बहुत छोटी होगी या इतनी बड़ी होगी कि वो पकड़ में नहीं आएगी। ग्रास पेंसिल विदाउट बेंडिंग थंब, उसको थोड़ा सा झुका के पकड़ते हैं, उसकी वजह से भी राइटिंग सही नहीं आती है। तो जो प्रॉपर या तो बिल्कुल स्ट्रेट है या बहुत झुकी हुई है पेंसिल। देन पोजीशंस पेपर इनकरेक्टली, जब हम पेपर रखते हैं वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। राइट्स विद लिटिल और सो स्लैंट, बहुत छोटा छोटा लिख रहा है या बहुत झुका हुआ लिख रहा है। अपीयर्स केयरलेस इन राइटिंग असाइनमेंट, बहुत थकान भरा दुखी सा दिखता है जब लिखने का काम दिया जाए। एंड डिसलाइक्स राइटिंग, लिखना पसंद नहीं है, जब भी लिखने का नंबर आएगा कहेगा ओरली सुनना। एग्जिबिट स्लो लेबोरियस राइटिंग, बहुत धीरे धीरे और ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत के साथ लिखना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। देन स्पेलिंग, जो इसका नेक्स्ट डोमेन है, दैट इज़ परफॉर्म पुअरली ऑन स्पेलिंग टेस्ट, परफॉर्म इनकन्सिस्टेंटली, हैज़ बेटर वीक स्कोर देन यूनिट स्कोर्स। सो वीकली स्कोर्स कंपेयर टू यूनिट स्कोर्स जो होंगे वो सही होंगे। जनरली डज नॉट स्पेल वेल, स्पेलिंग कॉमनली जो होगा वो गलत कर देगा। हैज़ वीक वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स, शब्द को पहचानने की स्किल्स कम है। स्पेल पुअरली ऑन टेस्ट एंड डेली वर्क, जब देखो स्पेलिंग गलत। हैज़ सीरियस स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, जो भी टिपिकल और इजी वाली भी स्पेलिंग्स होंगी वो भी गलत कर रहा है। स्पेल वर्ड्स पैटर्न इनकन्सिस्टेंटली,
कभी कभी जो पैटर्न होता है शब्द को लिखने का वो सही नहीं होगा या उसमें अक्षर गलत तरह से बना देगा। रिवर्सेस ट्रांसपोजेस लेटर्स, लेटर को ट्रांसपोज कर देना, पलट देना, जैसे बताया डब्ल्यू की जगह एम बना देना, बी की जगह डी बना देना। अपीयर्स टू बी ट्राइंग बट नॉट इम्प्रूविंग, कोशिश यही करेगा कि नहीं दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। टीचर डांट रहा है, टीचर पनिश कर रहा है, बट उसके बाद सब्स्टिट्यूट अनरिलेटेड वर्ड, लिखना कुछ था लिख कुछ दिया। मिसस्पेल डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन टेस्ट एंड डेली वर्क, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें याद कराते हैं टीचर, वो सही से नहीं लिख रहा है। रिपीटली मिसस्पेल द सेम वर्ड, एक बार गलती, दो बार गलती, तीन बार गलती, एक ही चीज़ को बार बार गलत करना। देन एग्जिबिट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग होमोनेम्स, जो समानार्थी शब्द होते हैं उनको पढ़ने में जनरली आसानी होती है कि एक से शब्द हैं तो आसानी से पढ़ने, बट इनको दिक्कत है। ट्रांसपोजेज लेटर्स, लेटर को ट्रांसपोज कर जाएगा। देन जनरली स्पेल पुअर, कॉमन अगर आप कहें तो वो प्रॉपर उसको नहीं लिखेगा। तो ये राइटिंग के साथ अगर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं बच्चे के, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उसको राइटिंग में इश्यूज़ हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब 3rd ग्रेड में या 4th ग्रेड में बच्चा पहुँच रहा है और वो 1st और 2nd ग्रेड के लेवल का काम नहीं कर पा रहा है, तब आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप दे रहे हैं, उसके बाद भी उसको इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो फिर इस चेकलिस्ट के ज़रिए, इन चेकलिस्ट के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसको रीडिंग या राइटिंग में कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, या एलडी का वो सस्पेक्टेड केस तो नहीं। आईक्यू शुड बी नॉर्मल, आईक्यू जो है वो एवरेज और अबव एवरेज होना चाहिए, जो आप बाकी के उसके व्यवहार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हुआ रीडिंग का। देन क्वांटिटेटिव थिंकिंग, दैट इज़ द 3rd domain of the academic area. So quantitative thinking in mathematics is a symbolic language that enables human being to think about, record and communicate ideas concerning the elements and the relationship of the quantity. Quantity से जो संबंधित आइडिया है उसको हम नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स की टर्म्स में बताते हैं। तो उस चीज़ को समझना। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग, मेजरमेंट, अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एज वेल एज एबिलिटी टू थिंक इन क्वांटिटेटिव टर्म। तो जो भी कुछ मैथमेटिक्स का स्कोप देखते हैं तो वहाँ पर काउंटिंग है, मेजरमेंट है, मापना है, अर्थमेटिक जो बेसिक गुणा भाग जोड़ घटाना है, कैलकुलेशन करना है जो हमारा डेली लाइफ में होता है, ज्योमेट्री को समझना है, अलजेब्रा जो आपका बीज गणित सबसे टफ वाला माना जाता है, वही अलजेब्रा वाला पोर्शन, जहाँ पर हम लेटर्स का यूज़ करते हैं नंबर्स की जगह, और वहाँ पर कुछ फार्मूलाज होते हैं तो उन सबको समझना। एज वेल एज एबिलिटी टू थिंक इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में हवा में बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ये क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल स्किल्स के साथ जुड़ा है। प्रीरिक्विसाइट स्किल्स क्या है मैथमेटिक्स की, आप छोटे बच्चों की बुक से अनुमान लगा सकते हैं। फॉलोइंग सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना। स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना बच्चे को आता है। सेंस ऑफ बॉडी इमेज, जो शरीर के चित्र हैं, पार्ट्स हैं, उनको समझना। विजुओ मोटर और विजुअल परसेप्शन एबिलिटीज़ उसकी सही हैं। ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस, कैसे छोटा बड़ा सीक्वेंस में अरेंज करना वो कर पा रहा है बच्चा। ये अंडरस्टैंड एंड अप्लाई क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम को अप्लाई कर पाता है, जैसे पेन है, पेंसिल हैं, रबर है, शार्पनर हैं और कलर्स हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज़ करना है तो वो ऑर्गेनाइज़ कर पा रहा है कि हाँ कलर्स को अलग कर दिया है, पेंसिल्स एक साथ हैं, शार्पनर एक साथ हैं, पेन एक साथ है, और अगर आप इरेज़र है वो अलग है, तो सब चीज़ों को करना। पैटर्न रिकॉग्निशन, अगर कोई पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड टाइम, कि जो भी है लेफ़्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, धीरे धीरे उसको समझ पाए, या एक साइड मुड़ना है, इधर मोड़ो उधर मोड़ो, इस तरह के। और टाइम, समय का अनुमान लगाना, सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, और 5 बजे 4 बजे, इस तरह का। विजुलाइजेशन, इमेजिन करना, एस्टिमेशन करना, एस्टिमेट करना, जैसे कि कुछ चीज़ ले रहे हैं हम
एक गिलास पानी लाओ या जग में पानी ले आओ तो एक जग में कितना आ जाएगा, वो सारा देखना। देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना और कुछ अगर दिया हुआ है उसके बेस पे कुछ चीज़ों को समझना। ये प्री रिक्विसाइट स्किल्स हैं जो बच्चा कर रहा है तो उसको हमें ध्यान में देना होगा। देन असेसिंग मैथमेटिक्स, सो कैसे हम कर सकते हैं, वही इनफॉर्मल और फॉर्मल मेजर्स के ज़रिए। इनफॉर्मल मेजर्स में करिकुलम बेस असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एरर है, जो एनालिसिस है उसकी करना गलतियों का, और कुछ फॉर्मल मेट्रीज टीचर मेड टेस्ट के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट अगर बात करें तो कुछ टेस्ट आते हैं जो स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, जैसे वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट, रिवाइज एंड इंडिविजुअल क्लिनिकल टेस्ट, पी बॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, रिवाइज। ये कुछ स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है मैथ्स में अगर बच्चे को कुछ इशूज़ हैं उनको एसेस कर सकते हैं। बट ये सारा काम साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से होता है क्योंकि वो सर्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिकल असेसमेंट, 3 कंपोनेंट हैं, एरिया और एबिलिटीज़ इन मैथमेटिक्स, देन स्किल टू बी असेस्ड एंड एरर एनालिसिस। सो एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, जो काउंटिंग की एबिलिटी है या नंबर एबिलिटी है, नंबर आइडेंटिफिकेशन है। देन स्किल्स जिसे हम ऑपरेशंस भी कहते हैं, और फिर एरर एनालिसिस के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि हम कैसे असेसमेंट कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एरियाज़ एंड एबिलिटीज़ इन मैथमेटिक्स, क्या एबिलिटीज़ हैं, विद बेसिक मैथमेटिक स्किल्स लाइक काउंटिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग और डिवीज़न। Then ability to predict appropriate procedure based on understanding patterns, knowing when to add, subtract, multiply, divide or do more advanced computation, because ये आइडेंटिफाई करना होता है और जब हम कर पाते हैं उसके बाद ही मैथमेटिक्स की तरफ आगे जा सकते हैं। देन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स इन अ लॉजिकल वे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, जो भी मैंने बताया, अरेंज करना, क्लासिफाई करना। एबिलिटी टू एस्टिमेट नंबर क्वांटिटीज़, कोई चीज़ है तो उसको नंबर क्वांटिटीज़ में अनुमान लगाना। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपने फ्रूट्स लिए और एप्पल्स हैं, 4-5 एप्पल उठाए तो यूँ करके हाथ में भरना कितने आ गए, या कुछ और चीज़ है कि हाँ 1 मग पानी, 2 मग पानी, इस तरह से। एबिलिटी टू मेज़र टेलिंग टाइम यूजिंग मनी, एबिलिटी टू सेल्फ चेक वर्क, फाइंड अल्टरनेट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। सेल्फ चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया है न्यूमेरिकल करने के बाद, और अल्टरनेट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो बच्चे कभी कभी होता है कि हाँ सपोज़ करो कि उनको दिया गया टेबल कि आप 4 का टेबल लिख दो, 2 का टेबल लिख दो, और उनको एडिशन आता है तो वो 4 का टेबल एडिशन के बेस पे लिखते हैं, 4 + 4 + 4 प्लस करते हुए लिख देते हैं। तो इस तरह के जो अल्टरनेट वेज होते हैं उनका यूज़ करके भी हम कर पाते हैं। तो ये सारी स्किल्स अगर बच्चे में हैं मीन्स कि दैट इज़ नॉर्मल। स्किल्स टू बी असेस्ड, स्किल्स टू बी असेस्ड को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, कंप्यूटेशनल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कंप्यूटेशनल स्किल्स में आप कह सकते हैं सेम सेट, मोर और लेस, ये जो रीडिंग स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट 10, ज्वाइनिंग सेट्स, काउंटिंग 100, कॉन्सेप्ट्स 10 का क्या कॉन्सेप्ट है, रिकॉग्नाइज 100, 100 को रिकॉग्नाइज, राइट 100, 100 तक लिखना, इस तरह की जो काउंटिंग है नंबर्स की वो करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लिखना, बोलना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओगे वो सेपरेट है, हम उस पर बात करेंगे। दैन नंबर फैक्ट्स एंड कंप्यूटेशन, नंबर फैक्ट्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको समझना। तो एडिशन क्या होता है, एडिशन कैसे करेंगे, 1 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, और 1 टीयर एडिशन, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जब बहुत सारे हो जाएँ 2, 3, 4 डिजिट्स के अलावा लेबल्स भी। एक नंबर है जैसे 200 + 200 + 300 + 400 + 500, तो 5 टीयर एक तरीके से हो गया, तो ये एडिशन। ऐसी सब्ट्रैक्शन,
स्मॉलर और ग्रेटर को आइडेंटिफाई करना और उसमें सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, ये चीज़ें आना, प्लेस वैल्यू, ये बच्चे को कंप्यूटेशन कर पाए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं उन्हें समझना, डेसिमल का क्या प्रोसेस है वो समझना, ये जो है ये स्किल्स के अंतर्गत आता है कंप्यूटेशनल स्किल्स। तो ये अगर कंप्यूटेशनल स्किल्स आ रही हैं तो ठीक है, वरना बच्चे में प्रॉब्लम होती है। जब ये बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स आती हैं तो सेकेंड स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व। फर्स्ट यहाँ पर रीडिंग का रोल है, रीडिंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ना, उसके बाद जो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना, और देन सिलेक्टिंग एंड सॉल्विंग ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा, क्या करना है। जैसे एक सेंटेंस, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक गांव में 600 महिलाएं हैं, 400 पुरुष हैं या 500 पुरुष हैं और 100-200 बच्चे हैं, टोटल कितने लोग उस गांव में हैं। तो अब इस चीज़ को पढ़ के समझना, फिर उनके नंबर्स को लिखना, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या, और फिर क्या इसमें ऑपरेशन है, टोटल करना है, उस टोटल को आइडेंटिफाई करना कि हाँ इस न्यूमेरिकल में टोटल करना है, हमें एडिशन करना है, और उसके बाद फिर एप्रोप्रिएट जो मेथड है एडिशन का उसे फॉलो करना। देन इवेल्युएटिंग आंसर्स, आंसर को चेक करना कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही निकला है या नहीं निकला। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के तहत आता है। इसके लिए भी कुछ चेकलिस्ट हैं जो हम इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे की मैथमेटिक्स में क्या इश्यूज़ हैं। सो राइटिंग एंड समराइजिंग नंबर, डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट मास्टर ओवर द बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट, कैन नॉट करेक्टली काउंट, रीड और राइट नंबर टू 100, कैन नॉट शो अ सेट नंबर ऑफ फिंगर्स और द वैल्यू ऑफ सेट क्विकली। अगर आपने कहा 5 तो फट से 5 फिंगर्स को दिखा दे, या ऐसे कोई चीज़ कह रहे हो कि आप 10 तो फट से 10 को अरेंज कर दे, इस तरह की चीज़ों को काउंट नहीं कर पा रहा है। देन होल नंबर ऑपरेशन, बेसिक नंबर फैक्ट्स, काउंट ऑन फिगर और सीरीज ऑन अ नंबर लाइन फॉर बेसिक कंप्यूटेशन। तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, नंबर लाइन मेथड के माध्यम से भी होता है, तो उसको यूज़ करना। फ्रिक्वेंटली मिस्टेक सिंपल कंप्यूटेशन आंसर, 5 है, देन 5 है, कितना हुआ, 10 होना चाहिए, कभी कभी नहीं कर पाता। देन टेक मोर देन 3 सेकेंड टू राइट द आंसर टू अ फैक्ट, कुछ बताया गया उसको लिखने में क्विकली ना होके उसको वेट करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। यहाँ पर वही 4 जो हमारे मेजर ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चीज़ों को, इन 4 ऑपरेशंस को बच्चा किस तरह से कर पा रहा है उस पर फोकस करते हैं, उसको ध्यान देते हैं और उसकी गलतियों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि इसको कहाँ पर प्रॉब्लम है। ये आप समझ सकते हैं कि हाँ, कैन नॉट इंस्टेंटली गिव द सम ऑफ 100 बेसिक एडिशन फैक्ट्स, डज नॉट करेक्टली ऐड मल्टी डिजिट नंबर और मोर देन 2 नंबर, इनकरेक्टली रीग्रुप्स व्हेन एडिंग। जब हम एडिशन करते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, इस तरह से हम ऐड करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, और उसके आधार पर हम एडिशन करते हैं। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो एडिशन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो वही इनकरेक्टली रीग्रुप व्हेन एडिंग, डज नॉट अप्लाई द करेक्ट एल्गोरिथम सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होता है यहाँ किस तरह से कैरी करना है, कभी कैरी को छोड़ जाएंगे, कभी गलत साइड से करेंगे एडिशन। तो सेम सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही, डिवीज़न में वो गलतियाँ करते हैं। जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, जो वे है, उसको फॉलो नहीं करते हो, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। देन फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना, उसमें पार्ट और होल के कॉन्सेप्ट को समझना और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग उस फ्रैक्शन को करना। ऐसे कंप्यूटिंग फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कंप्यूटेशन, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये भी थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, बट यू शुड नो। देन डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग जो डेसिमल का एडिशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है उसके ऑपरेशंस को फॉलो करना। अगर वो कर पा रहा है
कॉमन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए तब सही है, अदरवाइज़ उसको देखना पड़ता है कि क्या गलती कर रहा है और वो फिर कॉन्सेप्ट को इंटरवेंशन के माध्यम से सही कर। लेकिन अगर बहुत सारे इंटरवेंशन देने के बाद भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की है। सैम्पल चेकलिस्ट फॉर कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एरर्स, जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में वही है कि रीडिंग करना, जो प्रॉब्लम है उसको रीड करना, उस प्रॉब्लम को रीड करने के साथ जो उसका डेटा है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको नोट डाउन करना, और वो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल पा रहा है नहीं निकाल पा रहा है ये देखना। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि हाँ वो सही से रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। देन सिलेक्टिंग ऑपरेशन एंड सॉल्विंग, करेक्ट ऑपरेशन को सिलेक्ट करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, और फिर करेक्ट स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका आंसर निकालना। देन इवेल्युएटिंग आंसर, प्रोड्यूस आंसर दैट डू नॉट मैच द क्वेश्चन, does not self correct error, does not frequently give answer in class that do not relate to the question। आंसर तो दे रहा है बट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया उससे मैच नहीं कर रहा। ऑफन लूजेस द प्लेस इन द लेसन, डज नॉट अटेंड टू डिटेल, डिस्प्ले या शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बहुत जल्दी मैं कर लूँगा और बहुत जल्दी मुझसे नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। देन एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस के माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि उसको दिक्कत कहाँ है, प्रैक्टिस में दिक्कत है, ऑपरेशन में दिक्कत है, या स्ट्रेटजी को फॉलो करने में दिक्कत है, जो तरीका है जो मेथड है उसमें दिक्कत है। तो इनएडिक्वेट फैक्ट्स मीन्स द स्टूडेंट यूज़ करेक्ट ऑपरेशन बट अप्लाइज इनकरेक्ट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन फैक्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 32 + 43, आंसर इज 74, क्योंकि यहाँ पर 75 होना चाहिए। तो अब ये लिखते वक्त गलती कर रहा है, मीन्स कि 3 और 2 5 यहाँ आना था, वहाँ पर वो 5 की जगह 4 हो सकता है कि काउंटिंग 5 की कर रहा हो बट नंबर जो है उसने गलत लिखा। ऐसे ही इनकरेक्ट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है कि एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन होना है, उसको आइडेंटिफाई करने के साथ जो ऑपरेशन के स्टेप्स हैं उनको सही से फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे 78 + 15, अब 8 + 5 13 कैरी 3, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए 93, बट वो जो कैरी ओवर था वो छोड़ गया वो और उसको गलत कर दिया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे 78 + 15 को ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 813 लिख दें, बिकॉज 7 + 1 8 और 8 + 5 13, तो 813। इस तरह मीन्स कि वो ऑपरेशंस को करेक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। देन इनएफिशिएंट स्ट्रेटजी, इनएफिशिएंट स्ट्रेटजी मीन्स जब हम प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद उसमें क्या प्रोसेस होना है उसको समझना, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते और उसमें से फिर गलती कर जाते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जो जिसने टोटल 4 लाख बाइसिकल्स का प्रोडक्शन करा, जब से कंपनी बनी तब से। एक साल में उसने 2000 बाइसिकल बनाई, तो बाकी साल में उसने कितनी बाइसिकल बनाए उसको निकालना है। तो वो चीज़ को समझना है कि हाँ टोटल है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे, उस चीज़ को इनएफिशिएंट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये एकेडमिक असेसमेंट वाला जो पोर्शन था दैट्स कंप्लीट, जिसमें हम रीडिंग, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज और साथ में मैथमेटिकल स्किल्स का असेसमेंट करते हैं। उस चेकलिस्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। रामशंकर सर, टाइम काफ़ी हो रहा है तो क्लोजिंग की तरफ है सर, बस 5 टाइम है। ठीक है। तो दूसरा डोमेन हमने बात करी थी एरियाज़ में, वो है सोशल इमोशनल बिहेवियर असेसमेंट।
सोशल इमोशनल बिहेवियर असेसमेंट भी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक पार्ट हो जाता है। इसके माध्यम से ये हम पता कर पाते हैं कि हाँ, जो बच्चा है उसकी प्रॉब्लम क्या है। सोशल इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से कभी-कभी उसकी लर्निंग हैम्पर्ड हो सकती है और इसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स आते हैं जिसके माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम चेक कर पाते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो इमोशनली अनस्टेबल है या सोशली उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सही से, तो उसकी वजह से उसको इश्यूज़ हो सकते हैं। और वो इश्यूज़ जो होंगे वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हो सकते हैं, जो इमोशंस मैनेज करना है उसमें हो सकते हैं, या जो एक्सप्लोर और एंगेज विद द एनवायरनमेंट है वहाँ पर हो सकते हैं। तो वो हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं या कुछ साइकोलॉजिकल टूल जो अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से साइकोलॉजिस्ट उसको एसेस कर सकते हैं। पॉजिटिव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो कहीं न कहीं बच्चे के कॉन्फिडेंस पे, एम्पैथी पे, उसके जो फ्रेंडशिप डेवलपमेंट है, पार्टनरशिप डेवलपमेंट है, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अदर एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम सोशल इमोशनल प्रॉब्लम को टाइमली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि हम उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उनको हम सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाद में क्या होगा कि वो स्कूल फेल्योर के रूप में, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में और इनकेयरसलेशन के रूप में दिखाई दे सकता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इसमें हम 3 मेजर कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्टिव डोमेन का हम असेसमेंट करते हैं। लेकिन जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर हम इंटेलिजेंस मेज़र, बिकॉज़ ये एक क्राइटेरिया है कि हाँ, बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल हो, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो, तो वहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं आईक्यू टेस्टिंग। दैन एडजस्टमेंट विद स्कूल एनवायरनमेंट, एडजस्टमेंट विद होम एनवायरनमेंट। कभी-कभी क्या होता है, स्कूल और होम एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो उसकी लर्निंग को इम्पैक्ट कर रहा होता है। उस चीज़ को देखना। और फिर बिहेवियरल असेसमेंट जो है वो एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसके ज़रिए हम उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम जो है जो एनोमलीज़ हैं रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, लो अटेंशन स्पान, पीयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम एटसेट्रा को हम स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हाइपर एक्टिविटी है तो या लो अटेंशन स्पान है तो उसका इम्पैक्ट भी उसकी लर्निंग पे पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके ट्रीटमेंट्स, फिर इंटरवेंशन दिया जाएगा और उसके माध्यम से उसको सही करना है। अकॉर्डिंगली जो स्पेशल एजुकेटर हैं, टीचर्स हैं, वो कोई उसके एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए बिहेवियरल असेसमेंट भी आवश्यक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Dr. Ramshankar Saxena ji, for this nice presentation, nice lecture. अब अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या उनका कोई डाउट्स हैं तो डॉक्टर रामशंकर सक्सेना सर से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कर सकते हैं अनम्यूट करके प्लीज़। क्योंकि इस बार हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं अपनाया तो इसलिए हमारे पास पहले से आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं। अभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट को लेकर के अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था और उसके हिसाब से सब थोड़ा अधिक लग गया है। नहीं, खैर फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। सेपरेट जी सेशंस भी इसके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं कुछ केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स के माध्यम से। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल असेसमेंट के हिसाब से लेंथ ज़्यादा होगी। जी हाँ, वो आप एक कोई क्वेश्चन आ रहा है शायद मेरी समझ में, चैट बॉक्स में लिखा है डिफाइन डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, शॉर्ट। ये डिस्प्रेक्सिया क्या है और अफेजिया क्या है, इसको डिस्प्रेक्सिया जो है वो मोटर डेवलपमेंट के साथ इश्यूज होते हैं बच्चे के,
अगर वो मोटर डेवलपमेंट प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको हम डिस्ट्रैक्सिया के टर्म में ले जाते हैं। तो वो जो उसकी वजह से डिसेबिलिटी है वो डिस्ट्रैक्सिया है। और अफेसिया जो है होता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया है पार्शियल इनएबिलिटी टू स्पीक और ओरल लैंग्वेज, और अफेसिया टोटल इनएबिलिटी टू ओरल लैंग्वेज। सो जो ओरल लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम है तो वो आपका अफेसिया के साथ आएगा, जहाँ पर वो बोल नहीं पा रहा है। मतलब उसको स्पीच का इशू नहीं है, बट उसको शब्द नहीं मिलते हैं या वो बोलता नहीं है, वो चीज़ें हैं। ओरली चीज़ों को एक्सप्लेन करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और बहुत कुछ करने के बाद वो बोलता है। मुझे लगता है शायद आदेश सारस्वत ने प्रश्न पूछा, उनको जवाब मिल गया होगा। हेलो। आदेश, हेलो, हाँ जी। हाँ सतीश जी, एक क्वेश्चन मेरा है सुरेंद्र जी का रामशंकर जी से। प्रश्न। जी। गुड इवनिंग रामशंकर जी। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, गुड इवनिंग। अरे मैं एक क्वेश्चन मेरा था शॉर्टली। बताइए सर। जैसे हमारे परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का जो, चूंकि असेसमेंट अगर करने पर बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो है इस लेवल में आ जाएंगे। अगर आपके जो असेसमेंट आपने बताया है कि रीडिंग राइटिंग स्किल ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो 50% से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ ही जो रियल बच्चे हैं उनको कैसे हम छांट पाएंगे? सर एक चीज़ सुरेंद्र जी, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग प्रॉब्लम्स, परिषदीय बच्चों में जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं, सीखने के अनुभव हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें उन जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे के जो कारण हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करना होगा। और मुझे लगता है कि जैसे ही हम उन कारणों पे काम करेंगे उन बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नहीं, खैर ये तो बात सही है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, चूंकि मैं स्पेशल टीचर होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि जो बच्चे जिनको वास्तविकता में ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको जो है लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो सामान्य टीचर हैं वो उनको नहीं पहचान पाते हैं और वो कहते हैं ये ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, हम किसको किसको करेंगे। तो ये सर बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका तरीका यही है कि प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस पूरे ग्रुप को मिलें, और उसके बाद अगर जी कोई जी बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तब वो सस्पेक्टेड केस में जाएगा। जी, बिल्कुल सही। तो जब पूरे ग्रुप को हम प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस एक तरह से दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब पे फोकस कर रहे हैं, फिर भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, तब आप कह सकते हो कि हाँ वो सस्पेक्टेड केस हो सकता है, और उस पर फिर काम किया जा सकता है, उसको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। उसके जी। बाद भी अगर नहीं होता है तब वो फिर रेफरल की तरफ जाता है। ओके ओके, थैंक्स। थैंक यू Thank you, जी। सर। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम फॉर्मल बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। टाइम बहुत लेट हो गया है और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो आज के इस प्रोग्राम में आज के जो स्पीकर हैं डॉक्टर रामशंकर सक्सेना जी, उनका और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ आज जुड़े, भले ही आज कम संख्या रही, लेकिन जितने भी लोग जुड़े वो पूरे समय लेक्चर में मौजूद रहे और उन्होंने निश्चित रूप से कुछ नई बातें, नए पॉइंट्स, नए डायमेंशंस ज़रूर सीखे होंगे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आज के स्पीकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम के सभी साथियों का धन्यवाद इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। सो एट लास्ट आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और हम फिर किसी दूसरे वेबिनार में मिलते हैं जल्दी ही। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, यहाँ आमंत्रित करने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू सर। पूर्ण ज्योति एजुकेशनल संस्थान की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल। अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं और फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव है, तो सर्टिफिकेट आपको आपकी ईमेल में मिल जाएगा। और थोड़ी देर तक हम ज्वाइन रहेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो या तो मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लें, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में तो उसके बाद फिर कांटेक्ट कर सकते हैं।
राम शंकर सर अभी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? मेरी समझ से लेफ्ट कर चुके हैं। आशुतोष पूछ रहे हैं पीडीएफ के लिए। आशुतोष, मैं राम शंकर सर से पीडीएफ या जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है उनसे ले लूँगा, और एक संपूर्णा मैडम का भी प्रेजेंटेशन है वो शेयर करना है 1-2 लोगों के साथ। तो जैसे ही पीपीटी मुझे मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ईमेल के थ्रू। सो आप नंबर लिख लीजिए, आपको पता होगा वैसे ईमेल मेरा, तो उस ईमेल में मुझे बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर भेज दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सभी ने लिंक सेव कर लिया हो या फॉर्म भर लिया हो तो हम मीटिंग लीव कर सकते हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं।